अरे क्या हुआ, बोलेगा भी कुछ? हाँ साहब मेरी बहन, क्या हुआ तेरी बहन को? वो चल गई थी ना साहब। हाँ इन दोनों ने उसको मारा है। ये क्या बोल रहा है? गिरफ्तार कर लीजिए इनको। हाँ गिरफ्तार कर लेते। कैसे लेंगे? चल ले चलो इसको। क्या बोल रहा है? चल। अरे मेरी बात तो सुनिए, हम तो मदद कर रहे थे, ये हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलना है। चल हम कुछ किए नहीं, हमको क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन अरे पे तुम जाके क्या बोल रहे हो बताना। यार? हमने क्या किया है? चलना। चल। एक पुरानी कहावत, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन जब नेकी करने वाले कोई दरिया अपने भीतर खींच ले तो क्या इंसानियत का फर्ज अदा करना एक गुनाह बन जाता है? तो क्या दूसरों की मदद करने का इंसानी जज्बा जुर्म बन जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पवन कुमार के लिए एक औरत को बचाने की कोशिश ही उसका अपराध बन गई। पुलिस ने उसे ही गुनहगार मानकर गिरफ्तार कर लिया। वो कहता रहा कि वो बेगुनाह है, उसने किसी की जान ली नहीं बल्कि किसी की जान बचाने की कोशिश की। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। ये कहानी है एक ऐसे बेगुनाह शख्स की जिसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया, एक सुनवाई तक नसीब नहीं हुई उसे। ये कहानी एक ऐसी गृहिणी की भी है जो अपने पति को बचाने के लिए कानून और न्यायिक प्रणाली से जूझ पड़ी। और ये कहानी है एक बेबाक वकील की जिसने ज्वलित की एक ऐसी मशाल जो क्रांति ले आई पूरे देश भर में, लोक हितवाद के रूप में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उसकी मदद कर रहा था, मैं निर्दोष हूँ सर। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा था और आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है सर। यहाँ आने के बाद सब अपने माँ की, अपने बच्चों की, यहाँ तक कि अपने सारे रिश्तेदारों की कसमें खाते हैं। अरे ये सब तुझे ये अपराध करने से पहले सोचना चाहिए था ना। चल चल। लेकिन मैं अपने बच्चे की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मुझे नहीं जाना है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सर मुझे यार नहीं रहना, मैंने कुछ मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है सर, मुझे निकालो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कोर्ट तक जाऊंगा सर, मैं वकील करूंगा, मैं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मुझे निकालो सर, मुझे निकालो यहाँ से सर। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया सर, नहीं रहना। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे चलो रे भैया, बहुत आराम हो गया, निकलो निकलो, चलो दोबारा वापस चलो काम पे चलो। गारे केदार थक गया काबे हैं? सर अपना बात सुनिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया है सर हमने सच में कुछ नहीं किया। बिना कुछ छानबीन किए हमारे ऊपर खून का इल्जाम लगा दिया। हमको एक मौका दीजिए सर, एक वकील करने के लिए। तो तुमको वकील चाहिए हैं? पुलिस वालों के काम पर उंगली उठाता है। चलो सीधा काम पे चल। चलो रे। यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती और यहाँ की दीवारें तुम्हारी उम्मीदों से काफी ऊंची, इसलिए चुपचाप क्यों रहूं चाचा? जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं चुपचाप क्यों रहूं? यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है, पर यहाँ आकर इतना जरूर समझ में आ गया कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे घुट कर जीने से आदत डाल लो वरना बहुत दर्द होगा। बाबू तू रूठ जाइबे तो हम जियब कैसे? फटा हुआ कलेजा सिलब कैसे? तू तो हाउ हमार सोने की सुराही, कब फोड़ देब तो पानी पियब कैसे?
क्यों बे बजर बट्टू, उन्हें को औरत को जरा के मार दिए तुम और अब औरत की तरह रो रहे हो। अबे नया फौजी है, तलाशी लो इसकी। अरे इस जेल में जब कोई नया पंछी आता है ना तो हम उसकी तलाशी लेते हैं, समझे कि नहीं? अरे समझाए। और हाँ, जितना बताया जाए उतना ही करना। थोड़ा भी इधर उधर किया ना तो ये एक जमात लगेगी। तो हम लोगों के लिए कोनो बरसात नहीं लाया है का? नया है अभी। बोला है नवा है नवा। बहुत मुश्किल है पवन के उस दर्द को महसूस करना जिससे वो गुजर रहा था। जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ जुर्म के शिकार पर बैठा शख्स अपने लिहाज से कैद और कैदी के लिए कानून बनाता है, और अपराधी जब अपने कानून गढ़ते हैं तो कायदों की उम्मीद बेमानी हो जाती है। पवन को भी उसी घुटन और दर्द भरी दुनिया में जबरन धकेला गया था। ईंट से साफ करो बेटा, नहीं तो तुमको भी इसी तरह मल देंगे। अरे तो कहा है कि आज हमारा काम करने का मन नहीं, तो आज हमरे बदले का काम भी तुम करो। हम क्या करेंगे आपका काम? हमको अपना काम भी करना है। बारह साले का कपड़ा साली। बेटा लाल, अगली बारी से अगर हमें मना किया ना किसी काम के लिए तो तुम्हारे कपड़े के साथ चमड़ी भी निकलवा लेंगे। हेलो माँ, माँ, पापा कभी आएंगे? बेटा, पापा आ जाएंगे ना? माँ, कितने दिन हो गए सूरज के पापा को, ना तो वो आए, ना ही चिट्ठी लिखी, ना ही कोई फोन। कितना दिन पहले आए रहा चिट्ठी या फोन? 3-4 हफ्ते हो गए। माई, वो सूरज की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अरे घर में पैसा भी तो खत्म हो गएला, और बैंक में भी तो पवन ही जावत है ना। वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें जीने का मकसद है। वो आदमी को ये बात समझ आ गई थी, और तुम हैरान मत हो, यहाँ तो अक्सर ऐसा होते ही रहता है। श्रद्धा, तुम्हारा फोन तो ठीक है ना? हाँ, फोन तो ठीक है। तुम्हें फोन करना है क्या? नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए इनका फोन नहीं आया, तो बहुत फिक्र हो रही थी। फोन तो ठीक है। अच्छा, जब पिछली बार फोन आया था तुमने और सूरज ने बात की थी ना? हाँ। इस बार आएगा ना तो पक्का बता दूंगी। ठीक है।
गोमती, कुछ कहना है? हाँ श्रद्धा, एक बात थी। बोल ना। कहा है ना कि बैंक से पैसे निकलवाने। हर बार तो सूरज के पापा ही निकाल आते थे, लेकिन इस बार तो। अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं इनसे कहकर तेरे बैंक का काम करवा दूंगी, ठीक है? अब माई किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना पता करने, और कितने दिन तक इंतजार करें। अब माई मालूम तो करना ही पड़ेगा ना कि कहीं सूरज के पापा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। इधर पवन का एक एक पल सिसकियों में गुजर रहा था, तो उधर उसकी पत्नी गोमती बेचैनी में एक एक पल गुजार रही थी। अपने गायब पति को तलाशने की हर मुमकिन कोशिश जब नाकाम होते नजर आई, तो आखिरकार गोमती कानून के दर पर मदद की गुहार के लिए पहुंची। साहब, वो साबुन की फैक्ट्री में सेल्समैनी करते हैं, शहर शहर घूमना पड़ता है। अरे काहे चिंता करती हैं आप? अरे किसी शहरी मैम के साथ बिजी हो गए होंगे। आपको भूल भाल गया लगता है आपका पवन कुमार। अरे शुक्ला जी और पांडे जी, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे। देखिए गोमती जी, हमने आपकी पति की मिसिंग रिपोर्ट बना ली है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। हवा खाने को मिल रही है ना, खा जितनी खा सकता। क्या जबरदस्ती है? नहीं तो हवा भी नहीं खाने देते हैं हम लोग, समझ रहा है? जो खाने को मिल रहा है खा ले चुपचाप, वरना ये हवा भी नहीं मिलेगी। डालो चाचा, सब्जी डालो, इसमें चावल डालो ना। अरे खा रहे। सर वो एक तो बात बोलो। सर वो भीमा और उसके लोग खाना तक छीन लेते हैं हम लोगों का, और कुछ बोलने जाए तो मारते हैं सर। आपके सब हवलदार लोग वहां खड़ा होकर देखता रहता है, लेकिन कोनो कुछ बोलता नहीं है सर। अब जेल में ऐसा गुंडागर्दी तो ठीक नहीं है ना सर। सोमनाथ, इनके साथ के कैदियों को लेकर के आओ। ये जो कह रहे हैं उनकी बात की पुष्टि कौन कर सकता है? सर हम सच कह रहे हैं। इनकी बात हम कह रहे हैं ना, बहुत परेशान कर रहे हैं सर वो लोग। सोमनाथ, भीमा प्रसाद को लेकर के आओ। ये हम क्या सुन रहे हैं भीमा? तुम हमारे जेल में इतना फैल रहे हो कि दूसरे कैदी सांस ही नहीं ले पा रहे। हमका माफ कर दिए जेलर साहब, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। पवन जी, आप हमें एक मौका दीजिए, केवल एक मौका सुधरने का। आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा पवन जी। हेलो जी, हम अभी आ जाएंगे। देखिए, आपका पति एक औरत को जिंदा जलाने के जुर्म में जेल में कैद हैं। तुम्हारे पति माई संभालो माई। माई, पता नहीं क्यों हमें पहले से ही लग रहा था हमारा बेटवा जरूर कोई मुसीबत में फंस गया है। मेरा बच्चा क्या होगा हमारे बच्चे का? बेटी, एक बार फिर से सोच ले, हम भी साथ में आएंगे। अकेले कहाँ कहाँ भटकोगी? माई, आप हमारी फिक्र ना करिए, हम संभाल लेंगे अपने आप को। बेटा, अनजान शहर है और तुम अकेली नहीं, हम ही साथ में आएंगे। नहीं माई,
अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो यहाँ सूरज को कौन संभालेगा? लेकिन बहू, एक आदमी भी साथ में होना चाहिए ना। माई, आप हमारी फिक्र मत करिए, हम संभाल लेंगे अपने आप को। चलते हैं माई। भाई साहब, जेल किधर है? जेल तो नहीं मालूम, वो जाके दरोगा जी से पूछ लो, वो बता देंगे। भैया, जेल चलिएगा? हम काहे जेल जाएंगे? हमने कोई अपराध तो नहीं किया है। अरे नहीं भैया, हमको जाना था जेल, छोड़ दीजिए। 2 रुपया लगेगा। 2 रुपया? लेकिन वो बस में तो 10 पैसा में टिकट बनता है। हाँ, तो अगली बस 2 घंटे के बाद आएगी, वही पकड़ लीजिएगा। भैया, हमारे पास सिर्फ 98 है, हमको छोड़ दीजिए। देखिए, अंतिम बात, 1 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। चलना है तो बोलिए। भैया, 12 आना ले लीजिए, बड़ी परेशानी में हमका जेल तक छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए बैठिए। ये लीजिए भैया, धन्यवाद। पवन कुमार, इस नाम का कोनो आदमी नहीं है यहाँ। साहब देखिए, से आए हैं उनसे मिलने, मिलवा दीजिए। सलाम सर। अकेला चल रहा है? पवन कुमार को पूछ रहे हैं सर। नहीं सर, हम इनको बोले कि ये नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता है। एक बात बताइए, आप पवन कुमार की लगती कहाँ है? साहब, वो हमारे पति हैं। एक बात बताएं हम आपको, यहाँ पर पवन कुमार मिश्रा नाम का आदमी नहीं रहता है। साहब, हम तो आपको बताया नहीं कि उनका पूरा नाम क्या है, फिर आपको कैसे पता कि वो मिश्रा है? खड़ा क्या है? बाहर निकल, चल। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, हम जानते हैं वो यहीं पे, हमको मिलने दीजिए। छोड़िए, जानते हैं वो यहीं है। छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे। छोड़िए हमको एक बार मिलने दीजिए, हमको एक बार अरे भार्गव, ये बाहर औरत कौन है? पता नहीं कौन है अनुराग जी, आज सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। बेटी, ये सब सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। ये इतने भ्रष्ट है कि तुम यहाँ गिड़गिड़ा के मर भी गई तो भी ये
तुम्हें तुम्हारे पति से मिलने नहीं देंगे पैसों के बगैर। अनुराग एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था जिसने कानून की सेवा करने के बाद कलम को ही अपना हथियार बना लिया था। वो एक बेहद तेज तर्रार पत्रकार था जिसे सच के साथ समझौता किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। पुलिस में रहने की वजह से अनुराग जानता था कि किस तरीके से कुछ वर्दीधारी कानून का मखौल उड़ाते हैं। वो ये भी जानता था कि जेल के भीतर किस तरह का कानून चलता है। ऐसे मारते हैं, ऐसे क्या हालत बना दिया है? अगर मर जाता तो जवाब कौन देता बताओ? मारेंगे, अभी तो सिर्फ मारा है, और फड़फड़ाएगा ना तो जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? अगर मर गया ना तो सस्पेंड तो हम होंगे, नौकरी तो हमारी जाएगी, तुम्हारे कहाँ जाएगा? तो बचाओ अपनी नौकरी। अरे सुनो, ओ उसकी बीवी जो है उसको तुरंत बुलाओ। कछु बात है का साहब? सब अच्छा बात हो गई। जेलर हम है कि तुम? वो जो बुढ़ा है ना, रिपोर्टर है, वो जो उल्टा फुल्टा छाप दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुरंत बुलाओ, जाओ। ठीक है साहब। चलो, वो जेलर साहब ने बुलाया है। आप अपने पति से 1-2 दिनों में मिल सकती हैं। 1-2 दिन? पर दरोगा साहब आज क्यों नहीं? परेड है आज। परेड? परेड? कैसी परेड? अरे जेल की प्रथा है, तुम सवाल बहुत करती हो। देखिए दरोगा साहब, आपको अगर पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लीजिए, लेकिन एक बार हमको हमारे पति से मिलवा दीजिए। पैसे की बात करती हो? रिश्वतखोर समझा है हमको? बोला ना 1-2 दिनों में आकर के मिल लीजिएगा, जाइए। दरोगा साहब, वो ठीक तो है ना? अरे बेटी, तुम यहाँ? हाँ, रहने के लिए जगह खोज रहे थे। तुम चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकती हो। आपके यहाँ? लेकिन आपके यहाँ? बेटा, तुम्हारी मदद करके हमें अच्छा लगेगा। आइए। अनुराग अपनी पत्रकारिता के जरिए जेल में हो रहे अपराधों पर से पर्दा उठाना चाहता था और गोमती उसके इस अभियान की एक अहम कड़ी बन गई। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बताइए, क्या 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 हुआ?
हमने कुछ हमसे बचाने गए थे गोमती। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। चुप हो जाइए, संभाल। बेटी, मेरे ध्यान में एक वकील है, दोनों पति पत्नी वकालत करते हैं। पर हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम वकील साहब की फीस दे सकें। तुम इसकी फिक्र मत करो बेटी, बस उन्हें जाके एक बार मिल लो। सीनियर एडवोकेट सुनीता आहूजा और उनके पति गोविंद आहूजा कई सालों से वकालत कर रहे थे। समाज कल्याण के कामों में उनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता था। गोमती ने उनके सामने अपनी पीड़ा बयान की। गोमती ने उन्हें बताया कि किस तरह से उसके बेगुनाह पति को जेल भेज दिया गया। गोमती के पति पवन की गिरफ्तारी से जुड़ा यह मामला काफी गंभीर था। कानून की भाषा में पवन जैसे कैदी विचाराधीन कैदी कहलाते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, यानी वो सारे कैदी जिन्हें जेल में तो बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पति निर्दोष। हमें इस केस की गहराई तक जाना होगा। माफ कीजिएगा, हमारे जेल में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसमें कैदी को वकील से मिलाना जरूरी हो। जाइए कोर्ट जाइए, वहां से ऑर्डर लेकर के आइए, उसके बाद मिल लीजिएगा पवन कुमार से। उनकी पत्नी तो मिल सकती हैं। कई बार मिलवाया है। सुनीता आहूजा ने पवन से मिलने के कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि पवन जैसे सैकड़ों कैदी ऐसी जेल में सड़ रहे हैं जिन्हें जमानत तो दूर न्यायालय में पेश तक नहीं किया गया। उधर पवन इस बात से अनजान था कि वकील उसे बचाने की कोशिश कर। अपनी पत्नी गोमती को मिलकर पवन की आशाएं यकायक जाग गई और उसकी बेसब्री बढ़ने लगी। भूतनी के, हाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस जेल से भाग के जाते कहाँ? हाँ? रौन डालेंगे तुझे, रौन डालेंगे। तुम्हारे नाम पे धब्बा लगाना चाहते थे? आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। कैसे हो बउआ? अरे बहू, तू आ गई। कैसा है हमार बिटवा? अच्छे हैं माई, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे कैदी हैं जो सजा काट रहे हैं। लेकिन वकील साहब ने बड़ा मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। कब तक आवेगा हमार बिटवा घर पर? माई जल्दी आ जाएंगे। कैसा है रे वो? कुछ खाना वाना भी खाता है या नहीं?
चलो और चल चलो अरे अंदर चल अरे चल देश की ज्यादातर जेलों में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी बंद थे। आलम यह था कि कैदियों को करीब करीब एक दूसरे पर लाद दिया जाता था। अब इतनी नजदीकियों का बुरा प्रभाव तो स्वाभाविक था और इन्हीं में से एक था जबरदस्ती लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। और एक दिन पवन भी इसका शिकार बना। पवन के साथ इस जेल में होने वाले अत्याचारों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। उसके साथ होने वाली मानसिक और शारीरिक यातनाओं ने हर सीमा को लांघ दी। ये इस जेल का वो काला सच था जिससे पवन जैसा सीधा साधा और बेगुनाह इंसान बिल्कुल अनजान था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि जेल की चार दीवारी के भीतर दिल दहलाने वाली इतनी हरकतें हो रही हों और जेल प्रशासन इससे बेखबर रहे? यह मुमकिन ही नहीं कि जेल के आला अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात की भनक ना हो। ऐसे में साफ तौर पर उनकी भूमिका सवालिया ही नहीं शर्मनाक भी थी। और इन्हीं सवालिया निशानों को टटोलते हुए सुनीता आहूजा ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका यानी कि अभियुक्त की उपस्थिति याचिका दायर कर दी। इस याचिका में उन्होंने सभी विचाराधीन कैदियों का एक मौलिक अधिकार जताया कि कम से कम वक्त में उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। योर लॉर्डशिप, पवन कुमार ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उसे सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया कानून के पहरेदारों ने। क्या उसे अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए? हमारी जेलों में ऐसे कई दर्दनाक किस्से हैं जो हमें मजबूर करते हैं भारत के संविधान में झांकने के लिए, जो हमें अपने मानव अधिकार और मौलिक अधिकार की याद दिलाते हैं। मैं जज साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि पवन कुमार और उनके जैसे अनगिनत कैदी जो बिना ट्रायल की सजा काट रहे हैं उन्हें रिहा किया जाए। दे शुड ऑल बी रिलीज्ड अनकंडीशनली विद इमीडिएट इफेक्ट, मी लॉर्ड। इधर एक तरफ सुनीता आहूजा सुप्रीम कोर्ट में पवन और उस जैसे कई कैदियों की मुक्ति के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ पवन अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए तैयारी कर रहा था। मुझे माफ कर देना गोमती, सूरज अभी छोटा है, लेकिन जब वो समझदार हो जाएगा उसे मेरी सच्चाई जरूर बताना और माँ को संभाल लेना। योर लॉर्डशिप, हमारे देश की जेलों में ऐसे हजारों कैदी हैं जिनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके जुर्म की सजा जितनी है उससे ज्यादा ही वक्त वो जेल में गुजार चुके हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये याचिका जनहित में दाखिल कर रही हूँ। मेरा खून खौलता है जज साहब जब मैं इनके बारे में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। क्या स्वयं को निर्दोष साबित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित कैसे रख सकते हैं? चलो माई, जल्दी चलो। अरे बहू सुन, तुझे कैसे मालूम वो आज ही रिहा होने वाला है? अरे माई, वो अनुराग जी का फोन आया था, वही अनुराग जी जिन्होंने अखबार में लिखा था उनका। चलो अब माई, चलो जल्दी। चलो चलो।
माफ कर देना, मुझे माफ कर देना गोमती, मुझे माफ कर देना। पवन बेटा ये क्या कर रहा है? उतर नीचे। और ये बेटा क्या कर रहा है? नहीं नहीं दादा, मुझे मर जाना था, मैं नहीं जीना चाहता। बेटा तू क्या कह रहा है? आज तो खुशी का दिन है। नहीं नहीं दादा, मुझे मर जाना था, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं बेटा नहीं, आज देख हम रिया हो रहे हैं। बाहर देख, बाहर तेरी माँ, तेरी पत्नी और तेरे बेटे तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। हाँ सच्ची बेटा, सच्ची। चल मेरे बेटे चल। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया। पवन कुमार भी उनमें से एक था। उन सब की गिरफ्तारी अवैध करार कर दी गई। इस फैसले का असर भारत की पूरी न्यायिक प्रणाली पर ऐसा पड़ा कि अगले कुछ सालों में भारत के अनेक राज्यों की जेलों से करीब 40,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया। और तो और सुनीता आहूजा के इस मुकदमे ने आवाम को एक ऐसा हथियार दे दिया जो दुनिया भर में एक मिसाल बन गई। लोक हितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ये सच है कि देश का कानून किसी भी आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन इस मामले में दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून की हिफाजत करने वाले कुछ पुलिसकर्मी अपने फर्ज को लेकर पूरी तरह से समर्पित नहीं थे, जिसका खामियाजा पवन कुमार जैसे बेगुनाह शख्स को भुगतना पड़ा। सावधान इंडिया सलाम करता है घर की चार दीवारी में रहकर चूल्हे में आग फूकने वाली उस गोमती के जज्बे को, जिसने जेल की सलाखों को पिघला कर रख दिया, अपने बेकसूर पति को आजाद करा। हाँ, ये सच है कि इस लड़ाई को सुनीता आहूजा और जर्नलिस्ट अनुराग की मदद के बिना जीतना मुश्किल था। लेकिन गोमती को मदद के ये दो हाथ तब मिले जब उसने गुनाह के खिलाफ अपने कदम बढ़ाए। कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं लोग। गोमती से हम सबको एक सीख लेनी चाहिए। जुर्म को जवाब देने का हौसला कीजिए, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।